हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक चैप्टर जो 10th क्लास में है और बच्चों को बहुत परेशान करता है, समझ ही नहीं आता है एक बार में। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। अभी देखते हैं ऐसा क्या है इसके अंदर जो बच्चों को परेशान करता है और अभी इसको ख़त्म करते हैं सारे को सॉल्व कर करके। कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं हम लोग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसको क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, देखते हैं इसको क्या है इलेक्ट्रिसिटी। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज कॉज्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। वी कैन राइट फॉर्म ऑफ एनर्जी which is caused by motion of charged particles like electron। बिकॉज हमारे पास दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, बट कंडीशन प्रोटॉन की ये है दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर फोर्स आर द स्ट्रॉन्गर फोर्सेस इन नेचर। सो प्रोटॉन बाहर नहीं आता है न्यूक्लियस से। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ हमारे पास दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, पहली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी आ गई करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक के अंदर क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चार्ज एक ही बॉडी पर रहता है, दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। होता कैसे है कि दोनों कोई भी बॉडी है, हर किसी के पास प्लस माइनस चार्जेस होते हैं। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न एक चार्ज बढ़ जाता है, एक चार्ज कम हो जाता है, देन इट इज़ हैविंग सम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गया है और दूसरी बॉडी पे जाने के लिए तैयार है, तो उस केस में होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज एक्चुअली में बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स मूव कर पा रहे हैं, लाइक इन सर्किट बना दिया हमने, तो चार्ज सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, बैटरी से वायर में, वायर से वापस किसी लोड में जाएगा, तो वो हो गया हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का मतलब होता है हमारा मूविंग या इन फ्लो। तो यहाँ चार्ज फ्लो करेगा बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, यहाँ चार्ज एक ही ऑब्जेक्ट पे इकट्ठा होगा, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर मूव कर सकता है वो। तो चलते हैं उसके बाद आगे। तो हमारा करते हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं चार्ज को। चार्ज क्या है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज चार्ज। तो चार्ज is a fundamental property of any material due to which it gets interacted with the other charge particles or in the electric or magnetic field। अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उसका मतलब है उस बॉडी पे कुछ चार्ज है, उस चार्ज की वजह से ही वो फोर्स एक्सपीरियंस कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम न्यूट्रॉन को ले लेते हैं, न्यूट्रॉन पर तो चार्ज जीरो होता है, अगर उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि दोनों ही केस में हमें चार्ज चाहिए। इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें या मैग्नेटिक फोर्स निकालें, तो हमें चार्ज जरूरी है। तो ये हमारा हो गया चार्ज। अब चार्ज की प्रॉपर्टी बात करते हैं। पहला चार्ज हमारा दो तरह का हो गया, पोलैरिटी होती है दो, प्लस और माइनस। यहाँ होता है प्रोटॉन और यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन। इसका चार्ज प्लस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्ब, यहाँ माइनस 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम्ब। तो एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि चार्ज स्केलर है या वेक्टर है। तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन ये बनता है वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी हम सिंपली अगर समझते हैं तो स्केलर क्वांटिटी ओनली हैव मैग्नीट्यूड, दे डोंट हैव डायरेक्शन। दैट मीन्स स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव रहती हैं, नेगेटिव नहीं होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी वो है जो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। अब क्वेश्चन हमारे पास ये बनता है कि चार्ज तो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तब क्या करना है। अब जो ग्रुप है वेक्टर्स का, वहाँ जाने के लिए किसी क्वांटिटी को कुछ और सेट ऑफ रूल भी फॉलो करना पड़ता है, अदरवाइज उसकी एंट्री वहाँ वेक्टर्स में नहीं है। सेट ऑफ रूल क्या है कि हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को सिंपल अलजेब्रा जो हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील नहीं कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए किसी क्वांटिटी को वेक्टर्स के रूल ऑफ एडिशन भी फॉलो करने पड़ेंगे, तो उनके लॉस ऑफ एडिशन अलग होते हैं। अब चार्ज क्या है, चार्ज प्लस भी है माइनस भी है, बट वो वेक्टर्स में जाने के लिए जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट मीन्स चार्ज वेक्टर लॉस को फॉलो नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग स्केलर कंसीडर करेंगे, वेक्टर नहीं मानते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं फिर थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ लिखा हुआ है सी फॉर कूलम्ब। कूलम्ब इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, तो यहाँ इसकी एसआई यूनिट हो गई कूलम्ब।
ये साइंटिस्ट का नाम है कूलाम, तो उन्होंने अपने नाम पे ही इसकी यूनिट रख दी है। अब चलते हैं आगे, और प्रॉपर्टीज़ क्या है चार्ज की। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, यहाँ एडिशन ऑफ चार्ज हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट हो गया क्वांटाइजेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है क्या कि कोई क्वांटिटी कंजर्व है, ना कम हो रखी है ना ज़्यादा होती है। तो यहाँ कंजर्वेशन दो तरह का होता है, एक तो होता है लोकल और एक होता है ग्लोबल। लोकल का मतलब होता है किसी एक बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर बॉडी आइसोलेटेड है, किसी दूसरी बॉडी से कांटेक्ट में नहीं है, अर्थ से कांटेक्ट में नहीं है, तो उसका टोटल चार्ज कांस्टेंट रहता है, कम ज़्यादा नहीं होगा। अगर हम ग्लोबल कंजर्वेशन की बात करते हैं तो ग्लोबल कंजर्वेशन का मतलब है कि पूरे यूनिवर्स का चार्ज ही कांस्टेंट है, कोई चार्ज बढ़ेगा घटेगा नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ कोई चार्ज एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हो सकता है कि किसी और कंट्री में या कहीं और जगह पे वो चार्ज माइनस हो रहा हो, डिके कर रहा हो वहाँ पे, तो पूरे यूनिवर्स का चार्ज ही कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो हम बोल सकते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। ये हमारा कंजर्वेशन चार्ज हो गया, बट वी कैन ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। फिर आते हैं हम लोग एडिशन पे। तो एडिशन का मतलब क्या है कि हम चार्ज, अगर हमारे पास एक बॉडी पे बहुत सारे चार्जेस हैं, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे। तो चार्ज क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली ऐड कर देंगे सिंपल अलजेब्रा से। फॉर एग्जांपल, टोटल चार्ज Q हो गया किसी बॉडी पे, और बहुत सारे चार्जेस के पास हैं Q1 Q2 अप टू Qn, तो हमारा टोटल चार्ज निकल गया बॉडी पे। ये हो गया एडिशन ऑफ चार्ज। अब आते हैं क्वांटाइजेशन पे। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है Q इक्वल्स टू Ne। अब Q क्या है, टोटल चार्ज बॉडी का है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसका मतलब है टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। N क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। फिजिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है इस फॉर्मूले की, Q इक्वल टू Ne। ये हमको बताता है कि अगर हम किसी बॉडी पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बॉडी के चार्ज को डिवाइड कर देंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और ये क्या आएगा, N विल बी ऑलवेज इंटीजर आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी बॉडी पे फ्रैक्शनल में नहीं आएंगे। 3.5 इलेक्ट्रॉन्स, 5.6 इलेक्ट्रॉन, 8.4 इलेक्ट्रॉन, ये सब चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हो गया N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इंटीजर। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट और फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल जिससे बाकी चीज़ें बनी हुई हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और इन्वेस्टिगेट फर्दर इसको नहीं कर सकते हम लोग। ये हो गए सारे हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हो गई, या हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। तो पहला क्या हो गया हमारा, फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। पोलैरिटी हो गई दो, प्लस चार्ज माइनस चार्ज। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया, उसके बाद एडिशन ऑफ चार्ज हो गया। यहाँ हमने बात की है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो चार्ज को हमने समझ लिया है आप लोग। अब हम क्या करेंगे, दो तरह के चार्ज हमारे पास हो गए हैं। अब हमारा काम है कि हम इलेक्ट्रॉन को लेकर चलेंगे आगे, क्योंकि प्रोटॉन के बारे में हमें पता लग गया। क्या प्रोटॉन तो रहेगा न्यूक्लियस के अंदर, वो किसी बॉडी से दूसरी बॉडी पर जाने वाला नहीं है, क्योंकि इट इज़ बाउंडेड बाय द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे, करंट की बात करते हैं। क्योंकि करंट क्या होता है, करंट, और वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज कोई है हमारे पास और वो टाइम के साथ फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ करंट को दिखाते हैं हम लोग I से, चार्ज को दिखाते हैं Q से, टाइम को दिखाते हैं T से। तो ये फॉर्मूला बन गया करंट का, I इक्वल्स टू Q बाई T। अब यूनिट की बात करते हैं तो करंट निकालते हैं हम लोग एम्पियर में। दिस इज SI यूनिट ऑफ करंट। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से I इक्वल्स टू 1 एम्पियर इफ Q इक्वल्स टू 1 कूलम्ब एंड T इक्वल्स टू 1 सेकेंड। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, डिफाइन 1 एम्पियर। डिफाइन 1 एम्पियर, ये ऐसे बोलेगा, डिफाइन SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कैसे करेंगे हम लोग डिफाइन, जनरली हम करते क्या है, हम लिखते हैं SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, आंसर छोड़ दिया और मार्क्स कट गए। क्योंकि हमसे पूछा है SI यूनिट को डिफाइन करना है, हमसे ये नहीं पूछा है व्हाट इज SI यूनिट,
हमसे ये पूछा है डिफाइन एसआई यूनिट, तो सबसे पहले लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। फिर हमें करना है इस फॉर्मूले का यूज और फिर लिखना है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। सो करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second और पर सेकेंड। ये होगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। अब चलते हैं कि इसको मेजर कैसे करना है हमको। तो मेजरिंग डिवाइस हमारी होती है एम्पियर मीटर और यहाँ इसको बोलते हैं एमीटर। तो ये हो गया मेजरमेंट बाई एम्पियर मीटर और एमीटर। ओके, तो कंसीडर करते हैं कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लेते हैं A। अब क्योंकि कंडक्टर है इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। अब बेसिक प्रॉपर्टी ये है इलेक्ट्रॉन की, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे रह गया तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है हमने। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे हैव टू रिवॉल्व कंटिन्यूसली। तो इस कंडक्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहे हैं। तो चार्ज मूव कर रहा है तो यहाँ करंट आएगा नहीं आएगा? करंट जीरो आएगा। अभी क्यों आया जीरो? इलेक्ट्रॉन सारे मूव तो कर रहे हैं बट दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन और सबका एवरेज निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी आएगी जीरो। कैसे जीरो आएगी? जैसे कि आप लंच हुआ, स्कूल के सारे स्टूडेंट पहुंच जाते हैं ग्राउंड में, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो सबका नेट रिजल्टेंट अगर वेलोसिटी निकालते हैं या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो जीरो आएगा। बट अगर एक टीचर डंडा लेके भागता है बच्चों के पीछे, या डंडा लेके खड़ा होगा कहीं पर टीचर, तो बच्चे क्या करेंगे? दे विल मूव इन ए लाइन। तो तब इस केस में क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें एक डंडा चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एक सीधी लाइन में मूव कर सकते हैं। और वो डंडा कहाँ से मिलेगा, वो फोर्स कहाँ से मिलेगी? हमें लगानी पड़ेगी एक बैटरी या सेल, तब जाके करंट फ्लो करेगा, इसमें अदरवाइज नहीं करेगा। अब बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी और सेल ये क्या है? सोर्सेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब चलते हैं, पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। यहां लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां मैंने कोई चार्ज रख दिया Q। अब दूसरा चार्ज है जिसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज, यहां रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। इस चार्ज को मूव करा के यहां लेके आना है इसके पास किसी पॉइंट P पे। ओके, तो जब ये चार्ज Q है प्लस का है, ये Q प्लस का है, तो इन दोनों में क्या होगा? जब ये चार्ज इधर मूव करके आएगा तो दोनों में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को इसके पास लेके आने के लिए। तो दैट वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैंने मान लिया कि इसके अगेंस्ट मैंने वर्क किया इसको चार्ज को लाने के लिए W। चार्ज कितना था? Q था। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W/Q। इसकी बात करते हैं तो W होता है वर्क डन, तो ये आएगा जूल में और Q आएगा कूलम में। ये हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्या? वोल्ट। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, वोल्टास। ऑलमोस्ट सारे साइंटिस्ट हैं, सब ने अपने अपने नाम पे, जिसने जो डिस्कवर किया अपने नाम पे उसके यूनिट रख दिए। जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वोल्ट हो गया, सब साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट रखी हुई है सारी की सारी। चलो आगे चलते हैं फिर हम। तो हमारा हो गया ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अब क्वेश्चन बनता है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट क्या है? तो V इक्वल्स टू 1 वोल्ट इफ हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, इफ W इक्वल्स टू 1 जूल एंड चार्ज Q
इक्वल टू 1 कूलम्ब। ओके, तो लिख देंगे, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 volt if 1 joule of work is to be done in carrying a charge of 1 coulomb from infinity to that point। दैट पॉइंट कौन सा है? जिस पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे इस प्लस क्यू को हम इन्फिनिटी से लेके पॉइंट पी पे आए थे, तो यहाँ इसका हो गया पोटेंशियल कैपिटल क्यू का। तो चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब लेके आ रहे हैं हम लोग, और वर्क करना पड़ रहा है हमें 1 जूल, तो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा इसका 1 वोल्ट। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल एक्चुअली में है क्या। पोटेंशियल का मतलब है कैपेसिटी या एबिलिटी बोल सकते हैं हम लोग, कैपेसिटी एबिलिटी। तो इसका यहाँ इसका पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, इसकी एबिलिटी है इस चार्ज को रिपल्सन करने की, रिपेल करने की, उसी को बोल रहे हैं इसका पोटेंशियल। अब बात करते हैं कि यहाँ पोटेंशियल क्या हुआ। अगर पोटेंशियल ये पॉइंट मान लिया मैंने ए और ये पॉइंट मान लिया बी, तो पोटेंशियल की बात अगर हम कर रहे हैं, दोनों पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम हुआ तो इलेक्ट्रॉन ना तो इधर मूव करेंगे ना इधर मूव करेंगे, क्योंकि दोनों साइड ही पोटेंशियल बराबर है, दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रही है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, एक साइड का पोटेंशियल ज़्यादा करना पड़ेगा, एक साइड का कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी शुड हैव ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम बात करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, मान लिया मैंने ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है, वी ए हो गया यहाँ पे, ये वी बी हो गया, तो मैं मान लिया लेट वी ए। अब कैसे देखेंगे हम लोग यहाँ से कौन सा ज़्यादा है, बी कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से और ए कनेक्टेड है नेगेटिव से। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब होता है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। ये हो गया। यहाँ वी बी कितना है, ग्रेटर देन वी ए। तो करंट फ्लो किधर करेगा, करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, करंट होगा इस तरफ आई। और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज है, वो मूव करते हैं लो टू हाई पोटेंशियल। क्यों करते हैं, यहाँ नेगेटिव है टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, दे विल मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड, बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। ये हमें प्रॉपर्टी हो गई चार्ज की। तो इधर भागते हैं इधर साइड से। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है इलेक्ट्रिक करंट, इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उधर इलेक्ट्रिक करंट आ गया, और एक होता है दूसरा कन्वेंशनल करंट। अब इन दोनों के पीछे स्टोरी क्या है, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही डिस्कवर हो गया। तो उस टाइम हमने ये मान लिया, साइंटिस्ट ने ये माना कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही करंट को हम फ्लो कराएंगे, उधर ही करंट की डायरेक्शन मानी जाती है। बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है। तो कंक्लूजन ये निकाला कि जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज, उसके अपोजिट करेगा और वही होगा करंट की डायरेक्शन। तो कन्वेंशनल करंट का मतलब है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन ए सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट। इलेक्ट्रॉन्स ये चलते हैं हमारे -2 प्लस और कन्वेंशनल करंट +2 माइनस। तो हमें पता लग गया कि हमें करंट फ्लो कराना है सर्किट के अंदर, कंडक्टर के अंदर। तो एक चीज मस्ट है कि वी नीड ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हो गया, तो इसके यूनिट भी क्या होगा, वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा काम हो गया। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर लिया। तो करंट और वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, कैसे एक दूसरे के साथ डिपेंड करेंगे। वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट पर क्या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन राइज होते हैं। तो अब करते हैं इसको डिस्कस कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है। ओके, तो यहाँ हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ, क्योंकि ओम फिर से एक साइंटिस्ट आ गए जो बताते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड
वोल्टेज और करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन से। तो ओम्स लॉ कहते हैं इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of a conductor is directly proportional to the current flowing through इट। अब यहां कुछ कंडीशन होती है, प्रोवाइडेड दैट ऑल द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि इनके चेंज होने से हमारी रीडिंग्स, हमारे आंसर जो रिलेशन है वो ठीक नहीं रहता है, चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं कि स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू करंट I। ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। और हमें क्या करना होता है फिर, प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे इसको। वी कैन से B इक्वल्स टू IR। जनरली हम ये यूज़ करते हैं V इक्वल टू IR। तो आगे थोड़ा चलते हैं कि R क्या है। R is constant of proportionality and is known as resistance of the conductor। जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस कुछ होगी, तो वो R है। अब बात करते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। ये कहाँ से आ गया नया। सो इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो पहले तो ये पता चल रहा है हमको कि अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ेगा। वोल्टेज कैसे बढ़ाएंगे, बैटरी लगा देंगे बड़ी वाली, तो बड़ी बैटरी से क्या होगा, करंट ज़्यादा आएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस आता है बीच में। रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, करंट को अपने अंदर से फ्लो करने के लिए अपोज कर रहा है, रोक रहा है। तो चलते हैं, अभी रेजिस्टेंस क्या है, इसकी यूनिट हो गई हमारी ओम। SI यूनिट रेजिस्टेंस की हो गई, SI यूनिट ओम। ये फिर से एक साइंटिस्ट हैं, इनका सिंबल होता है ये, जिसको बोलते हैं ओमेगा। ये ओम का सिंबल है, ओमेगा है ग्रीक लेटर्स में। अच्छा जी, अब रेजिस्टेंस फैक्टर्स कौन से हैं जिन पर डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। सबसे पहले R प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ L हो गई कंडक्टर की। उसके बाद R प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से क्या आ गया, R दोनों को जो कंबाइन कर देते हैं, R प्रोपोर्शनल टू L/A। तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया। फिर से हमको एक कांस्टेंट चाहिए, और वो कांस्टेंट क्या होगा, रो। R इक्वल्स टू रो L/A। यहाँ रो फिर से कांस्टेंट आ गया एक और। तो रो क्या है, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आया वो देखते हैं पहले अब। तो यहाँ मेरा R इक्वल टू रो L/A, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रो L इक्वल्स टू RA, और रो निकालूंगा तो RA/L। यूनिट ऑफ R इज ओम, यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। एक मीटर से कैंसिल हो गया मीटर, यहाँ बच गया ओम मीटर। अब कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिन पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। R प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑल्सो, एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी।
ये हो गए फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो आर डिपेंड करती है, 4 फैक्टर्स मेनली यहाँ पे हैं, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस, तो सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग है, उनके हिसाब से हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं कौन से कंडक्टर बोलेंगे, कौन से इंसुलेटर बोलेंगे, किसको सेमी कंडक्टर बोलेंगे, किसको रजिस्टर बोलेंगे। तो वो डिपेंड करता है उनकी रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टिविटी कितनी है। तो अब थोड़ा चलते हैं रेजिस्टिविटी के साथ लेके कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स हैं जिसको परेशान करते हैं, जो चेंज करते हैं इसकी वैल्यू को। तो रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ओनली 2 फैक्टर्स हैं, और नेचर ऑफ मटेरियल। सबसे ज़्यादा गलती बच्चे इसी पॉइंट पे करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी। समझ ही नहीं पाते कौन से फैक्टर कहाँ लिखने हैं। बोला जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रजिस्टिविटी, आप लिखते हैं लेंथ, एरिया, सब के बारे में लिखते रहते हैं। तो यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, रजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। अब एक क्वेश्चन आता है कि ए वायर ऑफ लेंथ L एंड resistance R has resistivity rho. If the wire is cut into 2 equal parts, यहाँ बोलता है वायर है जिसका एरिया भी आपको दिया होगा, लेंथ भी दी होगी, आर भी दिया होगा। इफ द वायर इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स देन व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट। हम फटाफट से आंसर लिखते हैं, रेजिस्टिविटी विल बी हाफ, जो कि गलत है। रेजिस्टिविटी अभी हमने बताया कि नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, जो कि यहाँ दोनों ही सेम है। रेजिस्टिविटी लेंथ क्या है कंडक्टर की, एरिया क्या है, पतला है, मोटा है, लंबा, उससे मतलब नहीं होता है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। अब रेजिस्टेंस डिपेंड तो करता है टेम्परेचर पे, अब कैसे डिपेंड करता है ये क्वेश्चन बनता है, कम होता है टेम्परेचर के साथ या बढ़ता है। तो आर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और रो भी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओनली फॉर कंडक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। सेमी कंडक्टर में ये उल्टे हो जाते हैं। ओके, तो अभी हम आ गए यहाँ रेजिस्टेंस पे। अब थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, करंट भी है, वोल्टेज भी है। तो अब चलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट की तरफ। चलिए, इलेक्ट्रिक सर्किट। डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? सो इट इज ए क्लोज्ड पाथ provided for current to flow। ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज पाथ क्यों लिखा है? अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बनाते हैं सर्किट, क्या क्या होता है इसके अंदर, कंपोनेंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं इसके साथ। इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स तो मेनली हम यूज करते हैं रेजिस्टर, जिसका सिंबल होता है ये वाला, बैटरी इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज क्या होती है बताएंगे इसके बारे में अभी हम। तो ये 2 सेल हो गई इस बैटरी के अंदर, बड़ा वाला बार प्लस छोटा वाला माइनस। सेल की बात करते हैं, सेल में सिंगल प्लस माइनस होते हैं, ये हो गया प्लस माइनस। उसके बाद वोल्टमीटर, वोल्टमीटर हम जो यूज़ करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए या वोल्टेज मेजर करने के लिए, ये बोल सकते हैं। वोल्टमीटर हो गया, यहाँ इसका सिंबल होता है V और सर्कल ऐसे, एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है। दूसरा आता है फिर एमीटर, ये हो गया इसका भी, यहाँ A, ये बार हो गए प्लस माइनस। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब की अगर बात करते हैं तो ऐसे बनता है, ये बल्ब हो गया। की बात करते हैं, की एक तो ये की हो गई, ये ओपन की है, और ये हो गई क्लोज की। एक होता है स्विच या दूसरी की होती है हमारे पास इस तरह की, ये हो गया, ये भी एक स्विच या की बोल सकते हैं। ये ऑफ है या ओपन बोल सकते हैं, और ये कनेक्टेड हो गया आपस में, तो ये क्लोज्ड की हो गया, ऑन स्टेट में अभी है। मेनली ये कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं सर्किट के अंदर। तो सिंपल सर्किट बनाते हैं, चलो कैसे कैसे लगाना होता है इनको। सबसे पहले हमें चाहिए एक लोड,
लोड का मतलब होता है रजिस्टर या कोई डिवाइस जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट में लगानी है, जो यूज़ करनी है। उसके बाद हमें चाहिए होगी बैटरी या सेल, तो यहाँ रजिस्टेंस लगा दिया आपने, इसको बोलते हैं RL या सिंपल R बोल सकते हैं। मैंने लिखा है लोड रेजिस्टेंस, जो डिवाइस लगा रखी है। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ एक एमीटर चाहिए। उसके बाद सेल या बैटरी चाहिए, बैटरी लगा देता हूँ। फिर यहाँ की लगा दिया, की से नोट करते हैं इसको, और ये हो गया सर्किट। यहाँ लगा देंगे वोल्ट मीटर। ओके, ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये दोनों कनेक्ट हैं आपस में पैरेलल में, और एमीटर लगा हुआ है सीरीज़ में। सीरीज़ पैरेलल क्या होंगे समझेंगे जरा इनको भी हम। अभी ये छोड़ देते हैं। दिस इज द आइडियल केस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये सर्किट अगर हमें बनाना है क्लोज या ओपन, तो क्लोज करना होगा तो यहाँ लगा देंगे डॉट, ये होगा क्लोज सर्किट। डॉट रिमूव कर देंगे तो ओपन सर्किट हो गया। अब क्वेश्चन ये आ सकता है आपसे कि यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ है, या ये उल्टे सीधे लगा रखे हैं, कहीं बैटरी लगा रखी है, रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया साथ में कहीं पे, तो आपसे पूछेगा कि इस स्टेट में अगर यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ है करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। तो अगर यहाँ डॉट नहीं है, इसका मतलब है कि जो की है वो ओपन है, मतलब बटन हमने सर्किट का ऑफ किया हुआ है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उसके बाद आगे थोड़ा चलते हैं। सर्किट हो गया, कंपोनेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि रजिस्टर्स हमने ले लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जहाँ से न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस होते हैं। तो यहाँ कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले ट्राई करेंगे। 3 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं हमारे पास, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल और मिक्स्ड। जो क्वेश्चन आएगा मिक्स्ड से आएगा, तो उसके लिए हमको सीरीज़ कहाँ लगे हुए हैं, पैरेलल कहाँ लगे हुए हैं, उनको अलग अलग देखना है, सॉल्व करना है, फिर हमें टोटल आंसर निकालना है मिक्स्ड सर्किट का। तो इनके फॉर्मूले अभी हम लिख देते हैं पहले, फिर ड्राइव करते हैं इनको। सीरीज़ में होगा टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पैरेलल में 1/RP, RP फॉर पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस सो ऑन। यहाँ आप सॉल्व करेंगे तब आंसर लिखेंगे क्या आएगा। अब चलते हैं ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पहले क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रुपिंग क्यों करनी पड़ रही है हमको। कभी हम रेजिस्टेंस को लगा देते हैं सीरीज़ में, कभी लगा देते हैं पैरेलल में, क्यों लगा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि हमें एक सर्किट के अंदर चाहिए 5 ओम का रेजिस्टेंस, बट हमारे पास 5 ओम का रजिस्टर है ही नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जुगाड़ जिसको बोलते हैं, जुगाड़ करना पड़ेगा 5 ओम अचीव करने के लिए। कुछ रजिस्टर्स को सीरीज में लगाएंगे, कुछ को पैरेलल में लगाएंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस वैल्यू के रेजिस्टेंस है। तो अभी देखते हैं फॉर्मूले, ट्राई करते हैं, फिर आगे देखते हैं। चलिए पहले करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ हम 3 रजिस्टर्स लगाते हैं सीरीज में, 3 तक ही पूछते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ एक लगा दिया मैंने बैटरी, यहाँ लगा दिया की, ये हो गया सर्किट पूरा। अब मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस का V है, वो करंट जो बाहर निकल रहा है उसका I है। इनकी वैल्यूज R1, R2, R3 हो गई। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ये आएगा 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड और ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि ऐसा कितनी वैल्यू लगाई जाए कि तीनों को रिप्लेस करके सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें हम लोग। तीनों को हटा के सिंगल लगाना है एक, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए ये बताओ, निकालते हैं। चलो आप सारे लगे हुए हैं सीरीज़ में। सीरीज़ में कैसे देखते हैं, अगर करंट के फ्लो करने का रास्ता सिंगल है, एक ही रास्ता है सबके लिए, तो सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में हैं। अगर करंट कहीं डिवाइड हो जाता है तो फिर वहाँ स्टार्ट होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब करंट सब में सेम ही पास कर रहा है, इसमें भी करंट वही पास कर रहा है आई, तो यहाँ पे भी करंट आई हो गया, यहाँ भी करंट आई हो गया, और यहाँ भी करंट आई हो गया। अब सब में सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब सीरीज में करंट सेम रहेगा। अब देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लिया V1 है, कितना आएगा, करंट इंटू वोल्ट रेजिस्टेंस IR1। यहाँ V2 आ रहा है तो V2 की हो गई, करंट तो I रहेगा और रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ V3 की बात करूँगा तो IR3। नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसका V है और वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। सो सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। V कितना आ गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब ये V1 इक्वल टू IR1 कैसे आया, ओम्स लॉ लगाया हुआ है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू IR। इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R1 है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस R2 है। तो उस हिसाब से हमने तीनों का लिख दिया। अब नेट क्या आएगा, V इक्वल्स टू I कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3।
लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करना है, नाउ रिप्लेस करेंगे तीनों को और सिंगल लगाना है हमको। नाउ रिप्लेसिंग R1 R2 R3 बाई RS क्या है, सिंगल रेजिस्टेंस है S4 सीरीज, जो सारे को हटा के सबको इनको और सिंगल लगा देंगे यहाँ पे हम, तो सर्किट बन जाएगा इस तरह का। अब ये सर्किट ऐसा दिखेगा। RS वोल्टेज V रहेगी, करंट I आ रहा था इसके अंदर से, तो अगेन अप्लाइंग ओम्स लॉ, क्या मिलेगा मेरे को, V इक्वल्स टू IRS। ये सेकंड हो गई। अब फर्स्ट सेकंड में देखते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में V, लेफ्ट साइड में V, तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हमारे पास क्या मिल गया, IRS इक्वल्स टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया और R सीरीज़ की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया हमारा ड्राइव करके फॉर्मूला। अब कुछ स्पेशल केस होते हैं, 4 N रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, सो RS कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस 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 RN, N तक जाना है मेरे को। ये फॉर्मूला हो गया। इफ ऑल द रजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, इसका मतलब दैट इज R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू RN, सारे बराबर हैं और इक्वल टू मान लिया R है, सबकी वैल्यू से कर दिए यहाँ पे। इसका मतलब एज्यूम कर लिया है कि जितने सारे रजिस्टर लगे हुए हैं, N रजिस्टर्स, सबकी वैल्यू R है और सब लगे हुए हैं सीरीज़ में। तो RS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, R1 R2 R3, तो हर बार R लिखते जाओ, प्लस R N टाइम्स R हो गया, तो इसको लिख सकते हैं RS इक्वल्स टू N टाइम्स R। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रजिस्टर्स लगा रखे हैं 5 ओम के, सारे की वैल्यू कितनी है, 5 ओम के 100 रजिस्टर्स हैं, सबको सम करने की बजाय इस तरह से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो। N इज द नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर। तो अगर हम 100 रजिस्टर्स लगाते हैं 5 ओम के, तो हमारा आंसर आएगा 5 इंटू 100, 500 ओम आ गया। तो ये हो गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। अब हम चलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पे। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो फिर से 3 रजिस्टर्स लेंगे हम लोग, R1 R2 और R3, जो इस बार लगाएंगे, अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे इनका। इस तरह से यहाँ लगा दिया बैटरी की, ये हो गया। तो फिर से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी आएगा, करंट I आएगा। अब यहाँ तक करंट पहुँचा I, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 R2 R3। अब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ करंट डिवाइड कर रहा है 3 पार्ट्स में। तो एक I करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो इधर मान लिया I1 गया, इधर मान लिया I2 गया, अब इधर मान लिया I3 गया। अब क्योंकि तीनों रजिस्टर्स का स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट कॉमन आ रहा है, इसके R1 के दोनों एंड्स के बीच में देखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ R1 V है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ R2, एक एंड यहाँ इसका ये है, एक यहाँ ये है, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, और इसके भी दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है। और जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट कॉमन आ गया रजिस्टर्स का, तो वहाँ आते हैं तीनों सारे ये पैरेलल में है। और पैरेलल में क्या आ रहा है, सबके बीच में बराबर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो सबके बीच में जो होगा सबसे पोटेंशियल डिफरेंस सबका आएगा V। यहाँ भी V आएगा, यहाँ भी V आएगा, यहाँ भी आएगा। अब R1 R2 R3 क्वेश्चन में गिवन होंगे, V सब में सेम है जो दे रखा होगा आपको, आपका काम है यहाँ पे करंट निकालना। तो फिर से हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ स्टेट्स क्या कहता है, V इक्वल टू IR, और I1 निकालूंगा तो I हो गया V बाई R, और यहाँ से लिख सकता हूँ I1 इक्वल टू V बाई R1, I2 इक्वल्स टू V बाई R2, और I3 इक्वल्स टू V बाई R3 हो गया। अब हमें क्या करना है, नेट करंट निकाल दो। I कितने डिवाइड हो रहा है, I1 प्लस
I2 प्लस I3, सबकी वैल्यू पुट कर दो। I इक्वल्स टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I इक्वल टू V कॉमन आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर से क्या किया था हमने, रिप्लेसिंग करेंगे तीनों को, रिप्लेसिंग R1 R2 R3 बाई सिंगल रजिस्टर RP लिखेंगे इस बार, P फॉर पैरेलल। तो हमें डायरेक्ट डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम बन जाएगा इस तरह से। ये सिंगल रजिस्टर लगाएंगे, अब यहाँ बैटरी लगा दी, यहाँ की लगा दिया, ये हो गया RP, पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट I, तो V इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू RP, और हमें निकालना है I, तो V/RP, सेकेंड इक्वेशन। तो फिर से हम करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में क्या है, लेफ्ट साइड में I है, वहाँ पे भी लेफ्ट साइड में I है, तो राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो वहाँ पे V/RP है, और इस तरफ V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, लिख दिया हमने। अब V से भी कैंसिल हो जाएगा, ये कर दिया, क्या बचा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फॉर n रजिस्टर्स क्या होगा, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 1/Rn तक चले जाते हैं। नाउ स्पेशल केस क्या होगा एक और इसका, अगर सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेम हो गई, इफ़ ऑल द रेजिस्टेंस आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू Rn इक्वल टू, मान लिया मैंने R ओम के, तो 1/RP कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R n टाइम्स, तो 1/RP कितना हो गया, n अपॉन R, और RP इक्वल्स टू R/n, ये हो गया। तो R देखो, फिर से हम करते हैं 100 रजिस्टर्स ऑफ 5 ओम ईच, तो 100 रजिस्टर लगा दिया मैंने 5 ओम का, तो 5 ओम का रेजिस्टेंस था, 100 थे, ये कितना आ गया 0.05। तो पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कम होती है, सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है। अगर हमसे बोला जाता है कि 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम के रजिस्टर्स हैं, इनको कैसे लगाएं कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम आ जाए या मिनिमम आ जाए, तो अगर हमको मिनिमम रेजिस्टेंस निकालनी होती है सबको लगा दो पैरेलल में, अगर हमको मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालनी होती है सबको लगा दो सीरीज़ में। तो ये हमारा काम हो गया सीरीज़ पैरेलल। अब जो क्वेश्चन आता है असली वाला न्यूमेरिकल, वो होता है मिक्स ग्रुपिंग का। मिक्स ग्रुपिंग को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले। यहाँ हमारा एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये हो गया, ये बनाया सर्किट, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम। तो क्या करना है हमें, आपको निकालना है R टोटल। ये देखो, अब हमें यहाँ डाउट हो जाता है कई बार कि ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं, और फिर उसके बाद दोनों आपस में पैरेलल में हैं, जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये देखना है कि करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो करंट इस टर्मिनल से स्टार्ट हुआ होगा, यहाँ से जाके घूम के ऐसे आ गया, ऐसे पहुँच गया यहाँ पे। अब हम देख सकते हैं कहीं पे भी करंट हमारा डिवाइड नहीं हुआ है, ओनली सिंगल वे वी आर हैविंग फॉर करंट टू फ्लो। इसका मतलब सारे के सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो यहाँ हो गया 2 + 2 + 3 + 3 10 ओम हो गया रेजिस्टेंस। ओके, ये क्वेश्चन सिंपल था, और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। चलो, ये क्वेश्चन है, यहाँ सर्किट दिया हुआ है आपको, ये होगा क्लोज, यहाँ पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट A है। 8 ओम, 9 ओम, X, 3 ओम, 5 ओम। अब निकालना क्या है, R टोटल दे रखी है आपको 6 ओम, और आपको फाइंड करना है X की वैल्यू। तो यहाँ 4 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, 5वां अननोन है। अब आपको टोटल रजिस्टर्स सर्किट की दे रखी है पूरी, कितनी हो गई, 6 ओम। अब हमें ये ध्यान रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ लगा रखा है, यहाँ से करंट एंटर करता है तो यहाँ से डिवाइड हो रहा है 2 पार्ट्स में, कुछ इधर गया कुछ इधर गया।
इसका मतलब ये ब्रांच पूरी और ये ब्रांच पूरी दोनों पैरेलल में हैं। अब क्या करना है, ये दोनों सीरीज़ में है, 8 + 9 हो गया 17, दोनों सीरीज़ में है, ये हो गया 8 ओम। तो डायग्राम कैसा दिखेगा मेरे को, फिर डायग्राम सिंप्लीफाई करता हूँ। यहाँ ये 17 ओम हो गया और ये हो गया x, नीचे बन गया 8 ओम। यहाँ B पॉइंट, यहाँ A पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, RP का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/RP = 1/R1 + 1/R2। अगर आपके पास दो रजिस्टेंस दे रखे हैं तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो इसको, कितना आ जाएगा, एलसीएम R1 R2, यहाँ बचेगा R2 + R1, उल्टा कर दूंगा तो RP आ जाएगा R1 R2 / R1 + R2। अब RP हमको दिया हुआ है 6 टोटल रेजिस्टेंस, R1 R2 मान लेते हैं ये पूरा R1 है, दोनों सीरीज में है, तो 17 + x हो गया, R1 हो गया 17 + x, R2 कितना हो गया यहाँ पे 8, नीचे R1 R2, तो 17 + x, R1 + का R2 है तो 8 कर दिया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। फिर से देख लो, यहाँ हमको 3 रजिस्टेंस दे रखे हैं, 8 ओम का, 9 ओम का, x ओम का। यहाँ 2 रजिस्टेंस हैं, 3 ओम और 5 ओम। तो यहाँ से करंट डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। अब जो करंट यहाँ से जा रहा है ऐसे, तीनों में सेम करंट जाएगा। यहाँ से जितना करंट नीचे आया, दोनों में सेम करंट जाएगा। सेम करंट जाएगा तो सीरीज़ में है, डिफरेंट करंट जाएगा तो पैरेलल में। तो फिर यहाँ हो गया 17 + x और यहाँ हो गया 8, फिर दोनों आगे ऊपर नीचे वाले पैरेलल में। अब आंसर निकालना है यहाँ से हमको, ये कितना हो गया 6/1, ये हुआ 17 × 8 136 + 8x, नीचे आ गया 17 + 8 25 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 + 6x = 136 + 8x, 150 - 136 = 8x - 6x। सो यहाँ बचा 2x और यहाँ बचा 14, x आ गया 7 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फंडामेंटल हमें पता होना चाहिए कौन से सीरीज़ में, कौन से पैरेलल में है। अगर एंडिंग पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सारे रेजिस्टेंस का कॉमन है, सबका सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, सबका सेम कॉमन एंडिंग पॉइंट है, तब वहाँ होते हैं सारे के सारे रजिस्टर्स पैरेलल में। अगर पहले का एंडिंग पॉइंट दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, दूसरे का एंडिंग पॉइंट तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, तब होते हैं सीरीज़ में। 2 तरीके समझने के हो गए। तो यहाँ पहला रेजिस्टेंस यहाँ एंड हो गया, यहाँ से दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा यहाँ खत्म हो गया, तीसरा स्टार्ट हुआ, तो ये हो गए सीरीज़ में। अब यहाँ ये पूरा रेजिस्टेंस बन गया एक, ये पूरा एक बन गया। तो यहाँ क्या हुआ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी यहाँ है, ये यहाँ खत्म हो रहा है, ये भी यहीं खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों आपस में पैरेलल में हो गई। ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या है, तो फिर से जूल का नाम आ गया। जूल हैज ऑब्जर्व दैट whenever a current passes through any conductor, the conductor gets heated. मीन्स जब भी किसी कंडक्टर में से हम करंट पास कराते हैं तो वो हीट हो जाता है। ये हम सब देखते हैं। कोई भी डिवाइस, फैन ले लो, आप लोग फ़ोन चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, जब भी हम कुछ देर के लिए इसको यूज़ करते हैं तो इट गेट्स हीटेड। अब ये हीट प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, इसलिए इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि ये बताया था सबसे पहले हमको साइंटिस्ट जूल ने, तो इसको बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। फिर आता है हमारा जूल्स लॉ। जूल्स लॉ बताता है कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी और किस पे डिपेंड करती है। जूल्स लॉ हमें बताएगा H हीट प्रोड्यूस्ड प्रोपोर्शनल टू I² R। I क्या है, करंट जो फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से, R क्या है उसकी रेजिस्टेंस। तो H लिख सकते हैं I² R T। T कॉन्स्टेंट हो गया और ये है टाइम फॉर विच करंट इज फ्लोइंग, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, दैट टाइम इज T। तो ये हमारा जूल्स लॉ हो गया, विच स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor and the resistance of the conductor। अब हीट क्या है, एनर्जी है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, इसका यूनिट जूल हो जाती है। चलिए अब हमारा बचता है इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या है, बात करते हैं आगे। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर
पावर होती क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं, द रेट एट विच एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड। वर्क डन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो रेट एट विच एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। जैसे हम बात करते हैं मोटर कि मोटर क्या काम करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगी मैकेनिकल एनर्जी में। तो किस रेट से वो मैकेनिकल एनर्जी को बना रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी से, दैट इज कॉल्ड इट्स पावर। या हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। जनरेटर क्या काम करेगा? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो क्या उसकी पावर है? दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रेट एट विच इट इज कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पावर हो गई हमारा P इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन क्या होता है? V इंटू क्यू, नीचे हो गया टाइम, क्योंकि वर्क डन हो गया पोटेंशियल इंटू चार्ज। बट हियर हम बात करते हैं V इक्वल्स टू आई आर होता है और Q इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है, क्योंकि I का फॉर्मूला क्या है? Q बाई टी। दोनों की वैल्यू ऊपर रख दो यहाँ पे, तो पावर का फॉर्मूला बन जाएगा V की है आई आर और यहाँ Q की जगह I इंटू टी, नीचे है T, तो T से T कैंसिल हो गया। पावर का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर R। अब यहाँ हम यूज़ करेंगे ओम्स लॉ, बट I इक्वल्स टू V बाई आर, यहाँ रख दो। तो P कितना हो जाएगा? V बाई आर का होल स्क्वायर इंटू R, ये बन गया मेरा V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू R। एक R से R कैंसिल हो गया, तो पावर का नया फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर बाई R। अब हम I को हटा दिया, R को रिप्लेस कर देंगे। आगे थोड़ा सा कर ले सॉल्व इसको। तो पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R और R क्या होता है? V बाई I, यहाँ रख दो। तो पावर हो गया I स्क्वायर इंटू V बाई I, एक I कैंसिल हो गया, तो पावर का फॉर्मूला नया आ गया मेरे पास I इंटू V। तो सारे फॉर्मूले समराइज करते हैं पावर के। पावर हो गया W बाई टी इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इक्वल टू I इंटू V। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है CBSE पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। पावर के 4 फॉर्मूले हो गए। पहले तो ये पूछेगा कौन कौन से फॉर्मूले पावर के हैं। अदर यूनिट्स ऑफ पावर क्या है? SI यूनिट ऑफ पावर तो हो गई हमारी वॉट, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। अब अदर यूनिट्स कौन कौन सी बनेंगी यहाँ से? अगर यहाँ से देखता हूँ, वॉट को लिख सकता हूँ जूल पर सेकेंड, I एम्पियर है, R ओम, तो यहाँ से एम्पियर स्क्वायर ओम, यहाँ से वोल्ट स्क्वायर पर ओम, यहाँ से एम्पियर वोल्ट। ये सब भी मिलके क्या बनाएंगे? अलग अलग से बना रहे हैं वॉट। तो मतलब दीज आर द फॉर्मूलास ऑफ पावर। अब बात अगर करते हैं वापस पावर की, तो पावर की SI यूनिट हो गई हमारी वॉट। ये फिर से एक साइंटिस्ट आ गए। और अदर यूनिट्स कौन कौन सी है इसकी? एक किलोवाट होती है, जो होती है इक्वल टू 1000 वॉट, और एक होता है HP हॉर्स पावर, 746 वॉट के बराबर होता है। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। ओके, पावर हो गया, कमर्शियल यूनिट हो गई पावर की, किलोवाट और HP। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये क्या होती है? जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर, और इसी को बोलते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक मीटर लगाते हैं घर के बाहर, जो क्या बताता है हमको? इलेक्ट्रिक मीटर बताता है हमको कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय ऑल द हाउस होल्ड अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिक मीटर काउंट करता है किलोवाट आवर्स, कितना हुआ? 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 1 यूनिट, तो वो यूनिट्स काउंट करेगा और यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे कि इसका प्राइस क्या है 1 यूनिट का, हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा। हमें निकालना क्या है? 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 किलोवाट आवर का मतलब हो गया 1000 वॉट, 1 किलोवाट को लिख दिया, इंटू 1 आवर, ये आएगा सेकेंड्स में, तो 3600 सेकेंड हो गई 1 घंटे के अंदर। और ये हो गया 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 36 10 टू दी पावर 5 जूल। ओके, तो चैप्टर ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ डिवाइसेस हैं, हम देखते हैं अभी, उनको डिस्कस करते हैं। जैसे कि कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस आते हैं इसमें, हम बात करते हैं जैसे शॉर्ट सर्किट क्या होता है, ओवरलोडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज या फ्यूज वायर, अर्थ वायर क्या होते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई voltmeter always connected in parallel। हमने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो अब समझ में आ गया होगा आपका कि एमीटर सीरीज में और पैरेलल में लगा हुआ था वोल्ट मीटर। अब क्यों लगाया था वो डिस्कस करेंगे। अर्थ वायर क्या है, अर्थिंग क्या होती है और क्यों करते हैं अर्थिंग, इसका पर्पस क्या है सबका। तो सबसे पहले बात करते हैं अर्थ वायर से स्टार्ट करते हैं। चलो, अर्थिंग, हमारे पास जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं लाइक फ्रीज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, इनके अंदर 3 पिन का प्लग आता है, समटाइम्स फ़ोन चार्जर में भी आता है 3 पिन का, और सेफ्टी पर्पस। तो थर्ड वायर जो है हमारी, थर्ड वायर किस चीज़ के लिए है, थर्ड वायर होती है ग्रीन। 3 वायर होती है हमारे पास, रेड, ब्लैक और ग्रीन। इसको बोलते हैं लाइव वायर, इसको बोलते हैं डेड वायर, ये होती है ये प्लस, ये होती है माइनस, और ये होती है अर्थ वायर, इसको बोलते हैं अर्थ वायर। तो जो भी मेटेलिक अप्लायंसेस हैं उनके अंदर हम 3 पिन का प्लग यूज़ करते हैं। तो थर्ड वायर है ग्रीन, दैट इज गोइंग इनसाइड द अप्लायंस एंड टचिंग इट्स बॉडी, तो अंदर जाके बॉडी को टच कर देती है। बाई चांस अगर कोई तार हिल जाता है, कुछ कट जाता है, बॉडी के अंदर करंट आ जाता है, तो ये थर्ड वायर उस करंट को ले जाके कहाँ कर देगा, पास अर्थ को, इसलिए बोलते हैं इसको अर्थ वायर, और इसकी प्रोसेस को बोलते हैं अर्थिंग। तो इस अर्थ वायर से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ पे है, अर्थ वायर से क्या हम इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बच जाते हैं। अगर कोई करंट आ जाता है बॉडी के अंदर, हम टच करते हैं तो हमें शॉक नहीं लगेगा बिकॉज ऑफ दिस अर्थ वायर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, फ्यूज वायर। मोस्टली ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की हम बात करें तो सब में आपको फ्यूज मिलेगा। फ्यूज होता कैसा है, ये वाला फ्यूज होता है, ये देखो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज। बहुत पतला सा वायर इसके अंदर है, ये देखो, ये फ्यूज वायर है। तो बहुत पतला सा वायर है, इसको बोलते हैं हेयर थिन वायर मेड ऑफ लेड एंड टिन। लेड एंड टिन का बना है, और जो हमें तो नहीं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को सेव करता है। कैसे सेव करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज ए हेयर थिन वायर मेड अप ऑफ lead and tin. It is connected in series with the red wire or live wire. If the current in the circuit exceeds some specific value, then the fuse wire will get melted and break the path of current. तो करंट आगे फ्लो नहीं करेगा तो डिवाइस बच जाती है। बाई चांस अगर फ्यूज नहीं है मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में एक्स्ट्रा करंट आएगा तो डिवाइस पूरा फूक जाएगा, खराब हो जाएगा। बट अगर रास्ते में फ्यूज लगा हुआ है तो ये फ्यूज अपनी दोस्ती जरूर निभाता है, पहले खुद मरेगा फिर आगे वाले को करंट पास करेगा, जो कि होने वाला नहीं है। तो फ्यूज बीच में से अगर हट जाएगा तो रास्ता करंट का ब्लॉक हो जाएगा और करंट डिवाइस में फ्लो नहीं करेगा और डिवाइस सेफ रहेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फ्यूज है, बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत बड़े काम करता है। अब बात करते हैं ओवरलोडिंग। जैसा नाम दिखा रहा है आपको, ओवरलोड कर दिया आपने। किसको ओवरलोड किया, किसी प्लग को। एक स्विच है, प्लग है, उसके अंदर आपने बहुत सारे अप्लायंस लगा दिए एक साथ, या हमने छोटा सा प्लग कोई है 5 एम्पेयर का और हमने डिवाइस लगा दिया बहुत बड़ा, मान लिया तो इस नॉर्मल प्लग है और उस पर लगा दिया हमने एसी का प्लग, तो एसी ज़्यादा करंट चाहिए उसको और प्लग की जो कैपेसिटी है वो कम की है, तो जो स्विच है वो क्या फील करेगा, ओवरलोड फील करेगा। तो ओवरलोड फील करने से क्या होगा, एक्स्ट्रा हमने करंट दे रहा है वहाँ से, तो स्विच या जो बोर्ड है वो हीट हो जाएगा और मेल्ट होकर ख़राब हो जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग। व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कनेक्टेड थ्रू ए सिंगल स्विच, या एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस that needs more current than the capacity of the electric board। जो बोर्ड से हम करंट ले रहे हैं उसकी कैपेसिटी कम है और जो डिवाइस लगाया है उसको करंट ज़्यादा चाहिए, तो वो उसको हीट कर देगा। ये हमारा ओवरलोडिंग हो गया। ओवरलोडिंग होने से क्या होगा, ओवरलोड होने से ओवर हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा करंट आएगा तो, और स्विच या वायर मेल्ट होकर क्या होगा, कवर जो है उनका
लाइव वायर डेड वायर का कवर होता है, मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने से लाइव वायर डेड वायर आपस में चिपक जाएंगी, जिससे होगा शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इसको समझते हैं, मजे से करते हैं इसको, इसमें बहुत मजा आने वाला है समझने में शॉर्ट सर्किट में, क्योंकि हमने इसका एग्जांपल लिया एक। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि सर्किट शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट का मतलब छोटा। क्या हो गया, यहां एक रेजिस्टेंस लगाया आपने, यहां लगा दिया एक बैटरी, यहां लगा दिया की। ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये लगा दिया रेजिस्टेंस। अब चार्ज जो है यहां से निकलेगा करंट हाई पोटेंशियल से और लो पे आकर रुक जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि रेजिस्टेंस यहाँ क्या काम कर रहा है। रेजिस्टेंस काम करता है इस करंट की जो चार्जेस यहाँ से निकल के आ रहे हैं बाहर, वो बैटरी से एनर्जी लेके निकलते हैं और रेजिस्टेंस का काम ये है उनकी एनर्जी को खींचना बाहर। तो जब करंट यहाँ से हाई पोटेंशियल से जा रहा है और वापस पहुंच रहा है लो पोटेंशियल पे, इसका मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कहीं पोटेंशियल फॉल कर गया। कहाँ फॉल किया, रेजिस्टेंस के अंदर। तो रेजिस्टेंस ने उसकी एनर्जी वो निकाल ली है और तब क्या हुआ, तो इन दोनों में आपस में कोई भी स्ट्राइक नहीं हो रहा है, कोई शॉर्ट सर्किट अभी नहीं हो रहा है, कोई स्पार्किंग नहीं निकल रही है इसमें से। अब क्या होता है, अगर हम रेजिस्टेंस को हटा लेते हैं या यहाँ से इस वायर को लगा के उठा के सीधा यहाँ लगा दिया, तो सर्किट की लेंथ कम हो गई, रेजिस्टेंस भी कम हो गई, तो इनकी जो एनर्जी है ज़्यादा है अभी, तो आपस में क्या होगा, स्पार्किंग होगी, शॉर्ट सर्किट होगा। इसका मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। और ये क्या है, सर्किट छोटा हो जाता है, लेंथ ऑफ द सर्किट कम हो जाती है। समझेंगे इसको क्या। चलो हम लोग क्या करते हैं, बारात के लिए रेडी हो गए, शादी में जाना है, बारात के लिए रेडी हो गए। तो जब एक बाराती होता है तो क्या होगा, वो फुल्ली एनर्जेटिक होता है, फुल ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी और कम पड़ जाती है तो क्या करेगा, ही विल गो सम शॉप, जिसको हम मंदिर बोलते हैं, तो जाएगा, फुल चार्ज हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ केसेस, सभी नहीं करते, तो वहाँ से कुछ लेके देके फुल्ली एनर्जेटिक हो जाएगा, फिर जाएगा वो शादी में जाता है। तो वो क्या करेगा, लड़की वाले के घर पहुँचने से पहले सारी एनर्जी रास्ते में उसकी ख़त्म हो जाती है। डांस करेगा, इधर उधर घूमेगा, कमेंटिंग करेगा बाराती, तो उसकी एनर्जी यहाँ से यहाँ पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है। अगर यहीं आके कोई उसको छेड़ दे, घर से चला, जैसे ही उतरा गाड़ी में से और वहीं किसी से पंगा हो गया, तो वो फुल एनर्जेटिक है, तो वहाँ बड़ा पंगा होने वाला है, वो आराम से नहीं मानेगा। बट अगर इस बारात चढ़ने के बाद जब बाराती वापस आता है घर की तरफ, तब उसको कुछ कह दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से, क्योंकि उस टाइम उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। जब वो घर से निकलेगा तो गाड़ी के म्यूजिक फुल आवाज़ में होगा, बट जब वापस आएगा तो गाड़ी का म्यूजिक बिल्कुल स्लो आवाज़ में या बंद होकर आएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जिस टाइम आपके पास फुल एनर्जी है उस टाइम आपको कोई छेड़ नहीं सकता, बट जब वापस आओगे तो ये रेजिस्टेंस आपकी एनर्जी को निकाल लेगा और वापस उसको खाली कर देगा। अब बैटरी होती है डिस्चार्ज धीरे धीरे, क्यों होती है, यहाँ से करंट निकल रहा है, हाई पोटेंशियल से एनर्जी लेके जा रहा है, एनर्जी इसको पास कर दी रेजिस्टेंस को, और यहाँ से वापस दोबारा से यहाँ पहुँच गया नेगेटिव में, फिर से बैटरी से एनर्जी ली, फिर पहुँच गया रेजिस्टेंस को लेकर आ गया। रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है किसी अदर फॉर्म में। अगर ये बल्ब हुआ तो बनाएगा लाइट एंड हीट, फैन हुआ तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो अकॉर्डिंग टू द अप्लायंस कौन सा लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये हमारा होता है शॉर्ट सर्किट का मतलब। तो चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के। लास्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई में, और भी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं। तो वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है पूरी वीडियो, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।